जैसे मैं कहते आया हूँ, मुल्क की स्थिति संतोषजनक नहीं है। रोजमर्रा के इलेक्शन और हल्ला गुल्ला एक जगह है, लेकिन देश तो बहुत पुराना देश है। मोदी जी का भी कहाँ मान लेंगे, 70 साल से संविधान चल रहा है, तो भी उनको ये सोचना चाहिए कि 4 साल में जितना घात अपघात उन्हें पहुंचाया है संवैधानिक प्रक्रिया को, वो अभूतपूर्व है। यानी इंदिरा गांधी का 19 महीना इमरजेंसी का छोड़ दें तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और 19 महीने में भी एक पॉइंट था कि वो लीगल था, मालूम था क्या है क्या नहीं है। अब तो पारदर्शिता खत्म हो गई है। सरकार जो कह दे वो कह दे, आपको न्यू अनाउंस करे तो जहां से मालूम पड़ गया, न उसका कोई स्पष्टीकरण देता है, न कोई समझाता है। पब्लिक को शिक्षण करना चाहिए कि एक उदाहरण लीजिए, लाल किला अखबार में छपा कि एक डालमिया समूह है, उनको दे दिया गया है। हंसी आ जाती है, दे दिया गया मतलब क्या? ये कोई ठेला है जो दे दिया? लाल किला है, शाहजहां ने बनाया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उसके प्राचीर से 15 अगस्त को भाषण देता है, पूरे मुल्क को संबोधित करता है। वो एक तरह से खाली हेरिटेज प्रॉपर्टी नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हेरिटेज प्रॉपर्टी है। दे दिया का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन पारदर्शिता नहीं है। क्या अग्रीमेंट सरकार ने उनके साथ किया है वो सामने आना चाहिए, उसका लॉजिक सामने आना चाहिए। अमूमन जो दूसरे देश हैं, यूरोपीय देश, जहाँ पुरानी सांस्कृतिक बहुत उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, इटली हो, स्पेन हो, पोर्चुगल हो, वहाँ क्या होता है? हर देश में ये स्थिति है कि प्राचीन चीज़ों को रख रखाव करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, उतने विजिटर्स का चंदा एडमिशन फी के द्वारा ब्रेक इवन होता नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं। तरीका क्या? एक तरीका है सरकार अपने टैक्स वसूल करती है, उसमें से दे, जो देती आती है। जैसे बिजनेस ठीक होता है तो लोगों का ये है कि इसमें जो कॉरपोरेट ग्रुप है, जो बिजनेस समूह है, वो थोड़ा पार्टिसिपेट करे, वो थोड़ा इसमें सहयोग दे, थोड़ा रुपया दे। कैसे देंगे वो? आजकल आपने कर दिया है यहाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउड है, बल्कि अनिवार्य है कि हर कंपनी अपने प्रॉफिट में से इतना परसेंटेज ऐसे काम में खर्चा करे जो उनकी कंपनी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रखता है। उसमें है ड्रिंकिंग वाटर है, रूरल जो भी है, शायद उसमें ये भी होगा हेरिटेज प्रॉपर्टी का रखा। हर कंपनी को उतना रुपया तो खर्च करना पड़ता है। ये डालमिया सीमेंट कंपनी बड़ी कंपनी है, 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो काफी रुपया है इनके पास इन सब कामों के लिए। तो हर कंपनी स्वाभाविक है वो सोचेगी कि रुपया ऐसी जगह लगाएं जहां हमारा नाम बढ़े। प्रॉफिट तो उसमें से होने का सवाल नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कम से कम नाम तो मिले, इसमें कोई एतराज किसी को नहीं होता है, क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए। स्पेन में, इटली में मुझे पता है, कोई भी होता है सबको पता है कि ये म्यूजियम है, इसका इतना रुपया आता था, इतना इसकी लागत होता है रख रखाव में, तो इतना घाटा हर साल पड़ता है। अब फलाना समूह आ गया है, वो इस घाटे की भरपाई करता है, उसके एवज में उनका नाम लिखा जाता है कि साहब ये रख रखाव इनके सौजन्य से हो रहा है। इसमें कोई इतराज नहीं है किसी को। तो यहाँ ये हो रहा है क्या? पता नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि हर चीज में चुप्पी है। अखबार में आ गया, सरकार की तरफ से कोई डिनाइल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री, कोई डिनाइल नहीं है कि गवर्नमेंट तो कहे दे किसको दिया भाई, ये क्या बकवास छाप रहे हैं आप लोग, दे हुए कुछ नहीं दिया है। ये कंडीशन अनाउंस कर दीजिए, क्या कंडीशन है उसमें, पब्लिक प्रक्रिया करे। भाई सरकार तो सरकार है, कोई बीजेपी नहीं है, वो सरकार है, आपके जाने के बाद भी चलेगी। लाल किला आपके जाने के बाद भी रहेगा, और जो आपने जो करार इनसे करेंगे वो बाद में भी लागू रहेगा। 25 साल के लिए अगर आप कर रहे हैं या 5 साल के लिए कर रहे हैं तो उतने साल रहेगा वो, तो करना वो पड़ेगा जो संवैधानिक तो ठीक है होगा ही, लेकिन जो फेयर लगे, जो तर्कसंगत लगे। तर्कसंगत क्या होता है, जिसमें मैंने आपको कहा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, दूसरे देशों में भी यही है, ज्यादा वहां तो उस तरह के मॉन्यूमेंट हैं।
और इंडिया में जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, हमारे पास गौरवान्वित होने की बहुत चीज़ें हैं। बेशक आपको तरीका ढूंढिए जिससे कॉरपोरेट समूह उसमें योगदान दे, लेकिन होना चाहिए तर्कसंगत। अब आज मैंने सुना कि रेड फोर्ट में 25 करोड़ रुपया साल की आमदनी है जो विजिटर आते हैं उससे, तो खर्चा कितना है रखा होगा? अगर 25 करोड़ से कम है तो कोई औचित्य नहीं बनता किसी को निमंत्रण देने का। और 2-3 चिंताजनक बातें। एक, आपने किसी को दिया रखा होगा, सिक्योरिटी किसकी रहेगी? तो सरकार क्यों नहीं चाहिए? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो CISF या जो भी तैनात होंगे, ताजमहल में गया था थोड़े दिन 1-2 साल पहले, तो मुझे खुशी हुई देखकर कि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने 140 लोग तैनात हैं सिर्फ ताजमहल की हिफाजत और साफ सफाई रखवाल। ताजमहल तो खैर इतने विजिटर तो कहीं आते ही नहीं है, लेकिन तो भी इस देश की वाकई हालत देखते हुए मुझे संतोष था कि ठीक ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रोक नहीं सकते आने से। और साफ सफाई का तो जो स्वभाव हम लोगों का है, कचरा भी लोग फेंकेंगे, अनुशासन भी तोड़ेंगे, लेकिन लोग थे, साफ सफाई काफी ठीक थी। तो ये आंकड़े आने चाहिए कि रेड फोर्ट का आज का क्या है लाभ हानि, कि साल में इतना रुपया आता है और इतना रुपये का खर्चा है। अब अगर ये 5 करोड़ रुपया सालाना जो देने वाले हैं, ये अगर वो भरपाई कर रहे हैं लॉस की, तो उनको दे दिया मतलब क्या? दे नहीं दिया। फिर तो ये कहिए उन्होंने उनके सौजन्य से वो 5 करोड़ देंगे साल का, उनका नाम जगह जगह पे लिखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अधिकृत वो नहीं रहेंगे, अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट का ही रहेगा। ये तो इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, चाहे वो डालमिया जी बीजेपी के समीप हों, चाहे वो विष्णु हरि डालमिया के भाई हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉर्पोरेट समूह है, यानी ऑपोजिशन का आदमी होगा या उसका आदमी होगा, उससे क्या मतलब? ये तो एक कमर्शियल बात है कि ये जो घाटा, और मुझे आप पूछिए तो 5 करोड़ साल का घाटा अगर है तो किसी को देना भी नहीं चाहिए। 5 करोड़ सरकारी रकम का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत छोटी रकम है। लेकिन अगर सिद्धांततः आप जो शुरू कर रहे हैं तो इश्तेहार निकालिए, हर मॉन्यूमेंट का निकालिए कि इतना इतना रुपया इन मॉन्यूमेंट में देंगे तो हम सोचेंगे कि इनके सौजन्य का नाम लिखवाना है कि नहीं। पब्लिक टेंडर होने दीजिए ना, डालमिया जी भी करेंगे, बिरला जी भी करेंगे, टाटा जी भी करेंगे, कोई भी करेंगे, उसमें से जो बेस्ट हो। फिर वही सर, कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। चौकीदार डालमिया जी खड़े नहीं हो सकते वहां, चौकीदार सरकार के रहेंगे, पुलिस, आर्म्ड गार्ड सब सरकार का रहेगा, मैनेजमेंट सरकार का रहेगा। इन शर्तों पे कोई निजी आदमी पैसा देना चाहता है सिर्फ इसलिए कि उसका नाम थोड़ा हो जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अखबार में छपा है, उनको दे दिया, ट्विटर पे बुरी तरह लोग हंसी उड़ा रहे हैं, कोई डिनाइल नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि हमने नहीं दिया, ये गलत खबर है, क्या है ये चुप्पी क्यों? मैं समझता हूं 4 साल की सबसे बड़ी हानि सरकार ने पहुंचाई है कि हर चीज में पारदर्शिता खत्म कर दी। अचानक एक चीज खबर आएगी, किसी को पता नहीं कब से बात हो रही थी, क्या हो रहा है। बड़ा माइल्ड सा मैंने परसों पढ़ा कि एक ही नहीं है और भी हेरिटेज प्रॉपर्टी दी गई है तो अखबार में क्यों नहीं आ रहा है? उसका लेखा जोखा गजट नोटिफिकेशन आना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इश्तिहार निकालिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में तो वो निकाले, केंद्र सरकार के अंडर में तो वो निकाले। दुखद स्थिति, यानी इसमें डालमिया जी की गलती कितनी है मैं नहीं जानता, सरकार की कितनी है मैं नहीं जानता, और ये तर्क संगत करार हो रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर ये भारत जैसे देश को चलाने का तरीका नहीं है। अब दूसरे मुद्दों पे आइए। कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, बस मजा आ गया। मोदी जी को इलेक्शन लड़ना आता है, सरकार ठीक चले कि नहीं, अनुशासन ठीक चले कि नहीं, प्रशासन ठीक चले कि नहीं, इलेक्शन आते ही जैसे क्रिकेटर को क्रिकेट मैच आते ही वो खेलना शुरू कर देता है, वैसी मोदी जी की हालत है। प्रधानमंत्री उनकी तो हालत है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार सौंप देते हैं। क्या कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या बोल रहे हैं? 3 बातें उन्होंने कही जिससे स्पष्ट है
कि वो अपना फोकस ही खो दिए हैं। एक आप देखिए बयान दिया उन्होंने कि भाई हाँ राहुल गांधी ये बड़े लोग हैं, हमारे जो छोटे लोग उनके साथ कैसे बैठेंगे, हम तो कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनते, इनकी तरह नहीं है। ये मोदी जी कोई ह्यूमर है क्या? आपके सबसे बुरी आलोचना आपके खिलाफ ये है कि आप दिन में 3 दफे कपड़े बदलते हैं, जो बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता। और आपका जो परिप्रेक्ष्य जिस बैकग्राउंड से आप आए वो तो आपको करना ही नहीं चाहिए। और आप बात करते हैं इनकी फैमिली की, जवाहरलाल नेहरू, आप हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ऑथर थे, उनकी रॉयल्टी आती थी, मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, बैरिस्टर थे, प्रधानमंत्री बन गए, अचकन और चूड़ीदार पहनते थे। ये पक्का है, आप किसी से चेक कर लीजिए। उनका अचकन थोड़ा सा फट जाए तो रफू कराते थे, उसको नया अचकन नहीं सिलवाते थे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको गरीबी में रहने का शौक, इसलिए की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे देश में एक अचकन थोड़ा सा कर दिया तो क्या हो गया? आप कोई फिल्म स्टार नहीं है, आप कोई टाटा बिरला नहीं है, आप कोई क्या है? आप प्रधानमंत्री, प्रथम सेवक। ये वर्ड पहले जवाहरलाल ने शुरू किया था, जिसको आप आजकल नकल कर रहे हैं। आप प्रथम सेवक नहीं है, आप दिन में 3 दफे जैकेट बदलते हैं। आपके जो सपोर्टर हैं, अनुयायी है, वो भी इस बात के खिलाफ है कि क्या कर रहे हैं, कि क्या परिपाटी डाल रहे हैं आप देश में, कि कपड़ा पहनना जरूरी। मैं तो पूंजीपति घराने में पैदा हुआ हूं, बचपन से, जिसको कहते हैं सिल्वर स्पून इन द माउथ। पता नहीं क्यों संस्कार होंगे या जिस माहौल में, मुझे तो हंसी उड़ती है, मुझे हंसी लगती है। कपड़ा का कलर कोई बोले, कुछ एक उम्र में होती है, ठीक है, या शायद मैं स्कूल कॉलेज में होऊंगा तो दिवाली के दिन, कुछ बर्थडे के दिन। अब जब सार्वजनिक जीवन में आ गया और प्रॉपर जीवन में, तो कपड़ा, घड़ी, पेन, यही पहचान है हमारी। ये औरतों को शोभा देता है। औरतें देखने में सुसज्जित रहें, अच्छे कपड़े, वो कपड़े भी उनको लोग कहते हैं आपकी साड़ी, औरतों का काम। हम लोग कहाँ घुस गए इसमें? और जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, आरएसएस वाले तो घृणा करेंगे ऐसी मानसिकता से। मैं आरएसएस वालों से मिला हुआ अच्छी तरह, और अडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी के पीढ़ी तक तो मेरा निकट संपर्क था इनसे। कोई नहीं करता है। हाँ, साफ सुथरा कपड़ा पहने, मॉडेस्ट कपड़ा पहने। मैं नहीं कहता कि आप फकीर फटीचर होके घूमें, जरूरत नहीं है, लेकिन साधारण तो रहे आप। आरएसएस की पोस्टर है, उनमें लिखा हुआ है खुद के साथ कठोरता, दूसरों के साथ उदारता। ये उनका प्रिंसिपल था, जिसकी मैं कदर करता हूं। आरएसएस का कोई भी आदमी होगा बिल्कुल सिंपल कपड़ों में होगा। अब आज आरएसएस को भी हवा लग गई है, आपकी लगनी है। वो भी घड़ी पहन रहे हैं, वो भी इंपोर्टेड गाड़ी में घूम रहे हैं, वो भी आईपैड, और ये ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, मैं आईपैड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो आदतें, जो अवगुण, पूंजीवाद के जो अवगुण हैं, उनको इसमें आप क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आज भी पब्लिक लाइफ इंडिया में होनी चाहिए। आपको उदाहरण, आप प्रथम सेवक है, प्रधानमंत्री, आपको उदाहरण देना चाहिए। आपको इस पर तुष्टिकरण करना है। आपको बोलना चाहिए सादे रहिए, कपड़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कपड़ा कैसे इंपॉर्टेंट है, गाड़ी कैसे? हाँ, सिक्योरिटी के लिए आपकी गाड़ी को मना नहीं कर रहा, आप प्रधानमंत्री है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन आडंबर, झूठा दिखावा, ये भी अगर नॉर्म हो गया, यही अगर मानक हो गया इस देश का, तो क्या किया हमने? तो जवाहरलाल नेहरू भगवान के कैटेगरी में आ जाएंगे आपके सामने, जिनको आप रोज गाली देते हैं। इंदिरा गांधी जो लेडी थी, वो भी खादी की साड़ी पहनती थी। हाँ, जैसे लेडीज होती हैं, तो सेम साड़ी रोज नहीं पहन सकती। हम मर्द लोगों को तो सेम कपड़े रोज पहनने चाहिए, क्यों चेंज करना चाहिए? मुरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, ये जो कुछ नहीं। तो ये जो आपने ये कहा हास्यास्पद है, लोग हंस रहे हैं, आपके सपोर्टर भी हंस रहे हैं कि कपड़े की बात तो मोदी जी को नहीं करनी चाहिए, इसमें तो ये खड़े नहीं उतरेंगे। दूसरा, आप कहते हैं अमित शाह आपके नुमाइंदे, चोजन आपके पैगंबर जो भी है, कहते हैं राहुल गांधी हमसे 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं। आवाज, टोन उनका ऐसा हो जाता है, हम उनसे 4 पीढ़ी का हिसाब मांग रहे हैं।
अब ये दूसरी हास्यास्पद बात है, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी ने क्या किया। ये कौन सी परंपरा है भाई? वो इसलिए कि पहले प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, या इसलिए कि इनकी दादी थी? क्या बोल रहे हैं आप? आपका इलेक्शन हारने के डर से मानसिक संतुलन आपका गया। आपको ये बोलना नहीं, 4 पीढ़ी का हिसाब से कैसे मांगेंगे आप? आज मैं हूं, मैं तो एक पूंजीपति, प्राइवेट पूंजीपति हूं, मुझसे कोई तो नहीं पूछ सकता आपके दादाजी ने किया होगा उन्होंने, मेरा क्या लेन देन भाई? मैं जब से आया हूं मुझे पूछिए मैंने क्या किया। हाँ, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी एक्टिव था, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा था, पर वो पूछ सकते हैं आप। राजीव गांधी का तो उसको नहीं पूछ सकते क्योंकि उस टाइम बहुत छोटा था। और आप बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, तो उन्होंने तो ऐसे स्टैंडर्ड किए कि आप इस जन्म में तो आप कर ही नहीं पाएंगे, छोड़ दीजिए आप। राजीव गांधी जरूर थोड़ा फैशनेबल था, चश्मा पहनता था, ये वो, आप उसकी नकल कर रहे हैं। आप जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की नकल नहीं कर रहे हैं, आप राजीव गांधी की नकल कर रहे हैं। फॉरेन जूता, फॉरेन चश्मा, फॉरेन, वो राजीव गांधी तो करके चल गया कि पायलट था सब। आप कैसे? आपकी पार्टी को, हर पार्टी को दुनिया में, हर आदमी को दुनिया में जहां वो पैदा हुआ है जिस माहौल से रहना चाहिए। आज मैं हूं शेखावाटी की मारवाड़ी फैमिली के पूंजीपति हैं हम लोग, तो कुछ काम करें, अच्छा ऑफिस हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं कॉपी करूं विजय मल्ल्या को, नहीं चलेगा। विजय मल्ल्या वो कर्नाटक के हैं, वो खोल लिया उन्होंने एयरलाइन, 4 लड़कियों के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, उनकी निजी जिंदगी है। पर मैं करने जाऊंगा तो हंसी उड़ जाएगी मेरी। हर एक आदमी को वही करना चाहिए जो उसकी परंपरा, परिपाटी, कुटुंब के संस्कार है, वो करना चाहिए। मोदी जी आपके क्या बताइए ना, ये कौन सा संस्कार है कि आपने शादी करके बीबी को छोड़ दिया? ये कौन सा संस्कार है? कोई पूछता नहीं है आपको, आप प्रधानमंत्री हैं आज, कल आप प्रधानमंत्री से हटिए, आपको सवाल देने का जवाब देते देते आप थक जाएंगे। आपने तो ऐसी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, कुछ नहीं। और ब्यूरोक्रेट जो आपसे डरते हैं, नेचुरली आप प्रधानमंत्री हैं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बोलेगा आपके सामने। बहुत खराब इमेज है आपकी। पुलिस में भी, आईएएस अधिकारियों में जो आपके चहेते हैं, हसमुख आधिया, क्या कर रहे हो? इनकम टैक्स ने बॉम्बे में 1400 प्रोसिक्यूशन नोटिस निकाल दी बंबई में। लास्ट 10 साल में 140 नोटिस नहीं निकली होगी। क्यों? प्रोसिक्यूट करो ना, देखेंगे। एसएससी को जाने दीजिए कोर्ट में। आप कोर्ट्स का काम बढ़ा रहे हैं, खुद का काम हल्का कर रहे हैं, एसएससी से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपका क्या पॉलिसी है कि समझ नहीं आ रहा किसी को। ये इनकम टैक्स ऑफिसर खुद मुझे बोलते हैं कि साहब क्या करें, ऊपर से हुक्म निकाल दो, निकाल दें, हम क्या करें, नौकर आदमी हम लोग। न इससे टैक्स आएगा, न इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी, न इससे देश में, और ये सब खबर जो आज आप कर रहे हैं, अमेरिका में सब खबर है, यूरोप में सब खबर है, कोई नहीं आएगा इंडिया काम करने के लिए। क्योंकि इंडिया काम करेगा, मालूम अच्छा काम करे तो भी नोटिस आने वाला है, तो काहे के लिए जाएं? श्रीलंका चले जाएंगे, फिलीपींस चले जाएंगे, अगल बगल में बहुत, बांग्लादेश चले जाएंगे। आपका क्या पॉलिसी है, क्या आपका एम है, ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने तो मेक इन इंडिया कहा था, ग्रोथ कहा था, नौकरियां, और जो स्टेप आप लेते हैं सब उसके विपरीत है। डिमोनेटाइजेशन को तो आप बोलना फिजूल है, सबको पता है, फ्लॉप हो गया। जीएसटी तो इंडिया जैसे कंट्री में होना ही नहीं चाहिए था, अमेरिका ने नहीं किया। क्यों? फेडरल सिस्टम है, स्टेट के टैक्स अलग हैं, सेंटर के अलग हैं। यहां तो आपने हाथ मरोड़ के सब स्टेट्स को मनवा दिया। ताज्जुब मत करिएगा कि आगे में कालांतर में जीएसटी को हटाना पड़े, लेकिन चल गया तो चल गया। मैं जीएसटी के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप समझते हैं कि आप पीसी सरकार की तरह कोई मैजिक दिखा देंगे। कंट्री मैजिक, इंडिया जैसी कंट्री तो मैजिक से नहीं चलती, कोई कंट्री नहीं चलती। फिर आपको 10-20 लाख आबादी वाली कंट्री हो, तो इंडिया में पूरी विश्व की एक छठवां हिस्सा यहाँ रहता है। और इतनी धर्म, इतनी जातियां, इतने मजहब, इतने एथनिक जो ट्राइबल हैं, जो इतनी कस्टम है इंडिया में, उनकी सूची नहीं बन सकती। एक बनाना तो दूर की बात है। आज किसी को बोलिए भाई इंडिया में कितने तरह के लोग रहते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, नहीं बना सकते आप। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं, हर 20 किलोमीटर में अलग रिवाज आ जाती है। ये तो इंडिया है, ये तो उसकी खूबसूरती है।
और इसको हाँक के आप एक तरफ जो 1925 से आरएसएस कर रही है, क्या हिंदुओं को यूनाइट करो। उस टाइम तो इंडिपेंडेंट भी नहीं थी कंट्री, इसलिए कोई जनसंघ बीजेपी तो बनी नहीं थी। आरएसएस का उद्देश्य क्या है? हिंदू एकता। हिंदू एकता अपने आप में एक विरोधाभास है। हिंदू की तो डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, एकता नहीं। एकता मतलब क्या? एकता, अगर देश की एकता की बात कर रहे हैं तो खाली हिंदू क्यों, सब एकता होनी चाहिए। लेकिन आप एज अ मजहब, एक और बात कह दूं मैं, हिंदुइज्म जो है, हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदू दर्शन, वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है। वो एक ही धर्म, इसलिए हम धर्म कहते हैं, मजहब नहीं है, क्योंकि वो रिलीजन है ही नहीं, वो इररिलीजियस है। इंडिया इररिलीजियस कंट्री है। कुरान है वो पक्का है, एक मोहम्मद साहब ने कुछ कहा, एक उन्होंने कर दिया कुरान, जो मुस्लिम आदमी उसको ये फॉलो करना है बस, ना आए ना बाएं। ऐसा ईसा मसीह है, एक बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये इनका है। हिंदुओं का कौन सा डॉक्यूमेंट है? हर तरह के डॉक्यूमेंट है। आप मुझे हिंदुओं का एक बता दीजिए, मैं दूसरा हिंदू का शास्त्र दिखा दूंगा, उससे उल्टा कह रहा है। क्यों? क्योंकि खोज, अभी तक सर्च फॉर द ट्रूथ जारी है। हमारे सारे शास्त्रों में ये सच क्या है? एक हिंदू शब्द है नेति नेति। अगर आप कोई हिंदू को पूछिए जो पढ़े लिखे हैं कि ये चीज, वो नेति नेति मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं है। ओपन डिस्कशन, ओपन है। तो आप उस दर्शन को, उस दर्शन के फॉलोअर लोगों को आप एक करना चाहते हैं, आप आरएसएस को कर सकते हैं। इंडिया में लाखों लोग आपके वो डंडा लेके और निक्कर पहन के, आजकल फुल पैंट पहन के करते हैं, ठीक है। हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज को ये होगा ही नहीं। 90 साल हो गए आपको, 93 साल होगा भी। लेकिन मैं हिंदू हूं, मैं पक्का हिंदू हूं, और मुझे हिंदू होने में सबसे बड़ा मुझे गर्व यही है कि मैं और मेरा भाई, उनके पूजा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सगा भाई। दूसरे लोगों को, बगल के परिवार को तो छोड़ ही दो, बगल के गांव को तो छोड़ ही दो। एक परिवार में 3 सदस्य, एक शिव की उपासना करेगा, एक विष्णु की करेगा, एक देवी की करेगा। यही तो हिंदुत्व, ये तो हिंदू धर्म है। हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व है हाँक के आप कर दीजिए। वो 1 बजे नमाज करते हैं, ये सुबह 11 बजे संडे को चर्च जाते हैं, तो हम लोग इतने बजे करेंगे। ये तो है ही नहीं, हिंदू दर्शन ही नहीं है। अपने सुविधा से जाइए, और जाइए तो जाइए, सुविधा नहीं है तो मत जाइए। हमारे यहाँ पूरी अब आजादी है। उस हिंदू दर्शन को आप बदलना चाहते हैं, नहीं बदल सकते, कुछ भी कर लीजिए। बहका सकते हैं आप लोगों को। अब जैसे कर्नाटक में 2 बात मैंने बता दी, राहुल गांधी की दोनों बात हंसी उड़ने वाली है। कपड़े कंपेयर कर रहे हैं आप, और 4 पीढ़ी का हिसाब मांग रहे हैं, ये दोनों लागू होता है नहीं। इसका मतलब राहुल गांधी से आप लोग डर गए हैं, क्योंकि इस बात पर आप आ गए हैं। तीसरा, सडनली देवेगौड़ा की आप तारीफ करने लगे हैं। देवेगौड़ा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरी राय में अच्छे प्रधानमंत्री थे देश के। लेकिन आप कब से हो गए? क्योंकि आपको दिख गया कि आपको मेजोरिटी नहीं मिलेगी, और आप चाहते हैं देवेगौड़ा जो सीट मिलेगी 25-50, उससे मिलकर आप सरकार बना लें। इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी में गलती नहीं है, लेकिन आप अचानक बोल रहे हैं देवेगौड़ा जी का कांग्रेस अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह, सबसे बड़ा अपमान तो आप कर रहे हैं, जो आप देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने बार आपको बुलाया 4 साल में डिस्कशन के लिए? जो प्रधानमंत्री हैं, जो जिंदा हैं, एक्सपायर, उनसे बात तो करिए, समझिए तो सही। चाय कॉफी में तो बात करिए। उनकी सलाह मानना जरूरी नहीं है, बट सलाह करने में कोई हर्ज नहीं है। अमेरिका में करते हैं प्रेसिडेंट। ये परंपराएं डालना मुश्किल है। खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप तो वोट बटोरने के लिए देवेगौड़ा की तारीफ करने लगे हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक नहीं है, उनको ये खुशी है जानकर कि इसका मतलब असलियत समझ में आ गई है। क्योंकि अमित शाह की मीटिंग देखिए आप, कुर्सियां खाली है, दूरदर्शन तो उनकी शक्ल दिखाता है खाली, और बोम्बास्टिक 4 पीढ़ी का हिसाब मांग रहे हैं। अमित शाह, जवाहरलाल नेहरू जब रूल कर रहे थे तो अमित शाह के दादाजी होंगे इस कंट्री में, अमित शाह तो नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? किसको बरगला रहे हैं? नए जनरेशन को।
नया जनरेशन आपसे बहुत आगे है। वो किताब भी पढ़ता है, इंटरनेट भी देखता है, क्रॉस चेक भी करता है कि अमेरिका के विद्वान क्या बोल रहे हैं, यूरोप के विद्वान। इनको वर्ग लेना पॉसिबल नहीं है। जो 2.5 किताब आप आरएसएस में आपने मुकर्रर की है, आरएसएस में तो 3 किताब पढ़ते ही निकाल देंगे आप। उन किताबों से आगे कोई बोलेगा तो चलेगा नहीं। अब आपने एक और व्यंग्यात्मक व्यक्तित्व हमारे सामने पेश कर दिया है। बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। यानी मोदी जी ने कहा था 2014 में कि गणेश जी पे हाथी का सर लगाया, इसका मतलब प्लास्टिक सर्जरी थी 2014 में। प्राइम मिनिस्टर थे कि लोगों ने कुछ कहा नहीं। अब इनको देखिए, आपके मुख्यमंत्री को हर चीज थी, इंटरनेट भी थी। और अब ये और कह रहे हैं, रोज रोज एक नई बात कह देते हैं। अब कह रहे हैं सिविल सर्विस में खाली सिविल इंजीनियर पेश होने चाहिए। अंग्रेजी वर्ड नहीं आता तो हिंदी बोलिए ना, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। राम मनोहर लोहिया यही बोल रहे थे कि अंग्रेजी के गुलाम मत बनिए आप। सिविल इंजीनियर और सिविल सर्विस और सिविल वॉर, तीनों जगह सिविल वर्ड है, इनका कोई लेन देन नहीं है एक दूसरे से। अब वो अनपढ़ आदमी है, या हिंदी में पढ़ा होगा, असमिया में पढ़ा होगा, त्रिपुरा, उसको बोलना जरूरी है अंग्रेजी। और इंटरनेट, ये दूसरीहीन भावना है। मेरे जैसा आदमी हिंदू है, पूंजीपति घराने में पैदा हुआ है, मुझे गर्व है मेरी हिंदू गाथाओं पे। जो गाथा है वो शिव जी ने ऑर्डर दिया, ये कर दो, एक हाथी मिला तो उसका सर, ये गाथाएं हैं। इनका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है, बल्कि हास्यास्पद हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी बोलने की जरूरत नहीं है। उस समय इंटरनेट था, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? आप हिंदू हैं ही नहीं। आप लोग को हिंदुइज्म में विश्वास नहीं है। आपको हर हिंदू गाथा का कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन देना है। क्यों? ये हीन भावना क्यों है आप में होगी, हमारे में नहीं है। इसलिए आप कहते हैं रामचंद्र जी वहां पैदा हुए थे। पैदा हुए ही नहीं थे, वो अवतरित हुए थे। अगेन वो मैं नहीं कहता अयोध्या मंदिर मत बनाइए आप, लेकिन छोटा मत करिए। आप तो राम को भी छोटा कर रहे हैं, गणपति को भी छोटा कर रहे हैं, कृष्ण को भी, हर एक को छोटा कर रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं आप? हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म का भी नुकसान कर रहे हैं आप। देश का नुकसान तो हो गया। देश का नुकसान कब बचेगा? आप लोगों को जनता छुट्टी करेगी तब। प्राइम मिनिस्टर है चाहे 282 सीट तो मिलेगी नहीं, 200-220 मिले, बाकी लोगों को मिलजुल के बन जाएगी। जैसे अटल जी ने सरकार चलाई, लिमिटेशन समझते हुए कि ये सीमाएं हैं। आपके हेगड़े कोई हैं, अनंत हेगड़े कोई कर्नाटक में, उन्होंने कहा हम तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने तो आए हैं यहाँ। इतने अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है दोनों हाउसेज में 2/3 होनी चाहिए। आप तो एक हाउस में 282 है, दूसरे में तो आप है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसे जितेंद्र सिंह आपके जम्मू के एमओएस पीएमओ आपने बना दिया। कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 हैज स्टार्टेड। क्या बोल रहे हैं आप लोग? आपके देश तोड़ने का आपको कोई जिम्मा मिला है कहीं से? आप लोग कोई वो है, मर्सनरी है कोई दूसरे देश ने? ये तो पाकिस्तानी एजेंट की तरह आप बात कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने जो कहा हो तो पाकिस्तान बहुत खुश है, ताली बजा रहे हैं। क्या अब ये ठीक है, अब कश्मीर के हाथ से जाएगा? क्या कर रहे हैं आप लोग? आपकी योग्यता कम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता कम होती है, ज्यादा होती है। 2 तरीके होते हैं। एक तो आदमी एक सीख जाता है काम पे। नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लोगों ने आपको सिलेक्ट किया है। पहले दिन से आपको तो मालूम नहीं है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, बाकी सेक्रेटरी से मिलेंगे, समझ जाएंगे आप। लिमिट में रहिए। पॉलिटिकल पॉलिसी डायरेक्शन आप दीजिए, बाकी इन पे छोड़िए। अब हर जगह कोताही, हर जगह कोताही, या कोताही एक बात है, ढीलापन एक, दूसरी जगह बहुत फुर्ती है गलत जगह। इनकम टैक्स वालों को 1400 नोटिस देना, प्रोसिक्यूशन, मतलब क्या? मतलब आज मैं एक अपना रिटर्न भरूं, उसमें आपने 4 चीज डिसअलाउ कर दी तो टैक्स लग गया, तो टैक्स की चोरी की आपने। ये तो उसका डेफिनेशन ही नहीं है। कोर्ट भी हंसी उड़ाएगी, कोर्ट भी इसको छोड़ देगी। ये सब करके क्या फायदा? सोचिए, अभी भी सोचिए। कर्नाटक का रिजल्ट कुछ भी है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और अगले इलेक्शन में राहुल गांधी बने, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक 2 चीजों से है। एक, देश का संविधान अक्षुण्ण रहना चाहिए, हर एक की उसमें सीमा निर्धारित है।
पार्लियामेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, आर्मी का क्या काम, सब लिखा हुआ है उसमें। इलेक्शन कमीशन का क्या काम। आपने हर संस्था को डैमेज कर दिया। इलेक्शन कमीशन, सेशन साहब ने उसको एक गरिमा उसकी बढ़ाई थी, वो ठीक चल रही थी, अचानक आपने ढीला मार दिया। एक आदमी से आपने जला दिया, वो रिटायर होने के एक दिन पहले हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया उस ऑर्डर को। 20 आपके एमएलए, कम से कम तर्कसंगत रहिए। जहां जहां बीजेपी स्टेट में जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, आप ये गवर्नमेंट निर्धारित कर दे, एक कानून ले आए कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये नहीं है, उसके बाद से फॉलो करेंगे उसको। लेकिन ना, आपका और अमित शाह 2 मैन आर्मी का ये है कि जो जिसको गाली देनी है गाली दीजिए, को तर्क दे दीजिए, जिस तारीफ करनी है तारीफ कर दीजिए, को तर्क दे दीजिए। जो पूंजीपतियों का सेक्टर है, इंडस्ट्रियां खराब होती, एनसीएलटी, उसमें भी ये हो रहा है। कोई कंपनी नीलामी हो रही है, आप देना चाहते हैं अपने चहीते को, नीलामी तो नीलामी है, जो ऊंचा पैसा देगा उसी को मिलेगा ना, उसमें भी आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों आपके हाथ में है। आपने बैंकों को कह दिया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मिलती है, उसको जेल, वो भी जेल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आज कोई कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स छोटा ऑफर, आज तो नुकसान कर देंगे आप, कल कोई छोड़ेगा नहीं। कल जो नई सरकार आएगी छोड़ेगी नहीं, और नई सरकार आपकी आएगी तो भी नहीं छोड़ेगी। आप ब्यूरोक्रेट्स का अनुभव तो हो ही गया होगा मोदी जी को अभी तक। ब्यूरोक्रेट तो तेल की धार देखती है, हवा का रुख देखती है। आज समझ गए ये हो रहा है, कल से ब्यूरोक्रेट आपकी आधी सुनेगी, आधी लिख के दीजिए। आप लिख के तो कोई देता नहीं है। एक तरफ येदियुरप्पा है जो करप्शन के चार्ज में जेल जाकर आया है, उसको आप फकर से अपने साथ खड़ा करते हैं, भाषण देते हैं मुख्यमंत्री का कि उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। एक तरफ वही लालू यादव, आप हंसी उड़ाते हैं कि राहुल गांधी उसे क्यों मिला। अरे क्या फर्क है लालू यादव और येदियुरप्पा में। अगर न्यायपालिका से चलिए तो दोनों ने कुछ गड़बड़ की है, कुछ हुआ है उनके साथ, उससे पब्लिक का क्या मतलब। अगर येदियुरप्पा उम्मीदवार है तो आरजेडी पार्टी भी पब्लिक में पॉपुलर है, बल्कि ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ तो डाउट है वो जीतेगा कि नहीं। बिहार में तो डाउट ही नहीं है, 1% वोट नहीं गया है लालू का। तो अलग अलग बात तो नहीं हो सकते, मेरे बात अलग आपके बात अलग, ये तो नहीं हो सकता। एक मापदंड होना चाहिए, एक यार्ड स्टिक जिसको बोलते हैं, मानदंड मापदंड, उसी से सबका मेजरमेंट होना चाहिए। चाहे वो एनसीएलटी में कोई कंपनी बिरला को देनी है कि वो दूसरे आदमी को देनी है, या कोई लाल किला, इसको हर चीज में पारदर्शिता, तर्कसंगत, पब्लिक डोमेन में हो, सबको सब बात पता होनी चाहिए। कोई आप पे उंगली नहीं उठा सके कि आपने गलत किया, करना भी नहीं चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर कंट्री का आपको क्या मतलब। कोई एक आधी छोटी कंपनी में या लाल किले में आपको इंटरेस्ट है क्या? कोई नहीं इंटरेस्ट। आप ऊंचा क्या प्रेशर आएंगे, आपके भी मंत्री ऐसे ही हैं, हर मंत्री के खिलाफ आपके भी एलिगेशन आ रहे हैं, वो तो होता है, स्वाभाविक है, कोई आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन हर चीज का जवाब होना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण करना चाहिए। चुप्पी अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। देखिए क्या करते हैं। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।